हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बैठ के बहुत मस्ती भी चल रही होगी और बहुत सारी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में द बायोलॉजी एकेडमी। आई एम डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, योर बायोलॉजी फैकल्टी फॉर क्लास 11th, 12th एंड नीट एग्जामिनेशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हमने डिस्कस किए थे। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और नाम होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट्स के केस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में आगे चलते हैं। प्लांट्स के केस में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एपोमिक्सिस और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आइए एक एक करके समझते हैं। ये जो एपोमिक्सिस है ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नीड है तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कल के लिए सब कुछ आज समझते चलेंगे। तो एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में स्पेशली बाई एगैमोस्पर्मी, यानी कि एगैमोस्पर्मी के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो व्हाट इज एगैमोस्पर्मी? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोटिक डिवीजन, यानी कि कहीं पे भी अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्यों विदाउट? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। तो अगर फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का प्लांट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोटिक डिवीज़न, यानी कि विदाउट अर्धसूत्री विभाजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज एगैमोस्पर्मी। अब ये एगैमोस्पर्मी डिफरेंट टाइप का होता है, तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप का होता है। सबसे पहला है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, तो देखो सर, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग आइडिया ले लीजिए बस। सेकेंड चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये एक ओव्यूल होता है, ये एक ओव्यूल होता है और इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और उनके बहुत सारे डिफरेंट नाम होते हैं। तो अगर कहीं पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कहीं पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डिप्लॉयड सेल से हो रहा है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डिप्लॉयड सेल से हो रहा है, और वो डिप्लॉयड सेल क्या क्या हो सकती हैं? या तो न्यूसेलस हो सकता है या इंटेग्यूमेंट्स हो सकते हैं। या फिर अगर हम इसको और सही से कहें कि अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी डिप्लॉयड सेल से, तो वो डिप्लॉयड सेल कोई भी हो सकती है, लेकिन वो डिप्लॉयड सेल एम्ब्रियो सैक नहीं होगी। लेकिन मेनली यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल की बात होती हैं वो होती हैं न्यूसेलस की और इंटेग्यूमेंट्स की। तो अगर कहीं पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? न्यूसेलस से या इंटेग्यूमेंट से, और आगे वाले चैप्टर में आप जानेंगे कि न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं। अगर उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इस घटना को बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। कहीं पे भी डिप्लॉयड सेल यानी कि न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से किसी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स होता है सिट्रस प्लांट या ओपुंशिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेन दो याद करने वाले हैं आपके सिट्रस प्लांट एंड ओपुंशिया। उसके बाद अगला टाइप देखते हैं।
अगला टाइप है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, जिसको हम डिप्लोस्पोरी भी बोलते हैं। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, उससे अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट मियोटिक डिवीज़न, तो यहाँ पे भी जो एम्ब्रियो कैसा होगा बेटा, 2n होगा। अगर मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोटिक डिवीज़न, तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी या डिप्लोस्पोरी। और यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने पार्थेनियम। आगे की बात करते हैं। तीसरा है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, और वो एग होता है हैप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस भी इसको बोल सकते हैं। तो ये एगैमोस्पर्मी के टाइप हैं, दैट इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। और एगैमोस्पर्मी है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट मियोटिक डिवीजन इज नोन एज एगैमोस्पर्मी। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सभी में कोई भी सेकेंड पेरेंट की पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी भी सेकेंड पेरेंट की ज़रूरत हमको नहीं थी, सिर्फ एक ही पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एगैमोस्पर्मी। और ये एक तरीका है प्लांट्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने का। आइए हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझते हैं, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसी भी प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उससे अगर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनसे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव पार्ट क्या है प्लांट में, तो वेजिटेटिव पार्ट जो है हमारा स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है और रूट हो सकता है। यानी कि किसी भी प्लांट में अगर लीफ से, अगर स्टेम से या अगर रूट से किसी भी नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू प्लांट arise from vegetative part of plant। यानी कि एक नए प्लांट का अराइजेशन हो रहा है किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और यहाँ पे क्या क्या वेजिटेटिव पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम या फिर लीफ। यानी कि किसी प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीफ से एक नए प्लांट का एराइजेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और देखिए सर, इसमें भी कोई भी सेकेंड पेरेंट का पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से, नंबर 1 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नंबर 2 आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि अगर नेचुरली किसी भी प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीफ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अगर आर्टिफिशियली हम लोग किसी भी प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीफ से किसी नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। तो हम लोग बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने आपको जैसे बताया है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है और लीफ हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टेम के बारे में, यानी कि किस तरह से स्टेम से नेचुरली एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, किस किस तरह से, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली जो स्टेम्स हैं ये 3 तरह की होती हैं। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरी होती है सब एरियल स्टेम और तीसरी होती है एरियल स्टेम। यानी कितना 3 तरह का हो सकता है। एक ऐसा जो कि किसी भूमि के नीचे है, ज़मीन के नीचे, स्टेम ज़मीन के नीचे भी पाई जाती हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि यार नहीं यार, ज़मीन के नीचे तो सिर्फ रूट होती है। नहीं, ये गलत है। ज़मीन के नीचे भी स्टेम होती हैं और ज़मीन के ऊपर भी रूट हो सकती हैं। ठीक है ना, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको मार्फोलॉजी में भी। तो यहाँ पे देखिए सर, स्टेम 3 तरह की हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। यानी कि ऐसे स्टेम जो ज़मीन के नीचे हों, ऐसे स्टेम जो ज़मीन के बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई हों, और एक ऐसी स्टेम जो ज़मीन से बाकायदा ऊपर हों। ये 3 तरह की स्टेम होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अंडरग्राउंड स्टेम में। अंडरग्राउंड स्टेम में तो अंडरग्राउंड स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? तो पहला इसका एग्जांपल है ट्यूबर। एक केस होता है ट्यूबर, और ट्यूबर में आते हैं हमारे प्यारे से आलू, आलू कचालू बेटा, वो वाले आलू। तो यहाँ पे ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पोटैटो। होता क्या है कि जैसे ये क्या है, ये सॉइल है, ये ज़मीन है, और इसके नीचे ये हैं अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और अंडरग्राउंड स्टेम के टिप पर कुछ स्वेलन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुछ स्वेलन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूबर। एक को उठा के देखते हैं, जैसे ये आलू है, और इस आलू में आपने देखा होगा बहुत सारे स्कार, निशान पाए जाते हैं जो बेसिकली होते हैं नोड। और हर एक नोड से अगर बहुत दिन का आलू हो जाए, आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ऐसे करके एक बड एराइज होती है, बड एराइज होती है, जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं? आई ऑफ पोटैटो। और इस बड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। आलू को उगाने के लिए किसी भी बीज की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल एक आलू लीजिए, उसको फर्टाइल सॉइल में आप क्या करें, उसको धंसाएं, और उसके बाद में इस बड से एक नए आलू का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, और पूछा भी गया है नीट में, जो ये ट्यूबर से बड एराइज होती है, ये कौन सी बड होती है? कोई बताइए इसका आंसर। हाँ बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, एक्सिलरी बड होती है ये सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो ट्यूबर से या जो आलू से जो ये बड निकलती है, ये बेसिकली क्या होती है? एक्सिलरी बड होती है। तो देखिए सर, अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहला आता है ट्यूबर, और इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। मार्फोलॉजी में जब आपका टर्न आएगा मार्फोलॉजी का, तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ट्यूबर की बात हो गई हमारी। दूसरी अंडरग्राउंड स्टेम को देखते हैं। तो
ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होता है? पोटैटो। सब अभी याद करिए, बिल्कुल अभी याद करने की आदत डालिए तुरंत के तुरंत। दूसरा है राइजोम। ये ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, ये ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं और इनका एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, लोटस एंड बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइजोम का एग्जाम्पल होता है जिंजर, टर्मरिक, लोटस एंड बनाना और ये ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती है। जैसे आप लोगों ने अदरक देखी होगी, सभी लोगों ने अदरक देखी होगी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अदरक का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और अदरक में आपको इस तरीके से स्कार्स देखने को मिलते हैं, स्कार्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं नोड। और हर एक नोड एक नए प्लांट के फॉर्मेशन के लिए सक्षम होता है। तो देखिए सर, अंडरग्राउंड स्टेम में जो मॉडिफिकेशन है अगला वो है राइजोम। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यहाँ पे जिंजर, टर्मरिक, लोटस एंड बनाना। बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम के बाद में। सही बच्चों को पता है हम क्या बोलने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही, कॉर्म्स की। कॉर्म्स क्या होते हैं? ये अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, ये अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, बिल्कुल ट्यूबर की तरह। ये अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं और उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? कोलोकेसिया आपका बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हो सकता है एमॉर्फोफिलस, जिसको हम बोलते हैं जमीखन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हो सकता है एमॉर्फोफिलस एंड कोलोकेसिया। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी प्लांट के जो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं वहाँ से या तो ऐसा स्ट्रक्चर या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उसमें सर्कुलर नोड्स पाए जाते हैं, सर्कुलर नोड पाए जाते हैं और इस नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल है कोलोकेसिया एंड एमॉर्फोफिलस, इनको हम बोलते हैं कॉर्म्स। राइजोम बेटा ब्रांच्ड होते हैं और कॉर्म्स जो हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। इसको आप बहुत ज़रूरत से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। कॉर्म्स के बाद किसकी बात करते हैं हम लोग? बल्ब की। कॉर्म्स के बाद जिस अंडरग्राउंड स्टेम की बारी आती है वो है बल्ब। बल्ब, और बल्ब में क्या होता है? बल्ब में इस तरीके से ये रिड्यूस्ड स्टेम होती है, ये रिड्यूस स्टेम होती है और इनमें बहुत सारे नोड्स पाए जाते हैं और हर एक नोड से इस तरीके से कुछ फ्लैशी लीव्स का फॉर्मेशन होता है, फ्लैशी लीव्स का फॉर्मेशन होता है। और जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है ये कैसा होता है? ग्रीन। तो ये एग्जाम्पल हैं बल्ब के, आप समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं ओनियन एंड गार्लिक। चलिए ओनियन और गार्लिक का जल्दी से फटाफट आप लोग बॉटनिकल नाम बताइए। कौन बता सकता है बॉटनिकल नाम ओनियन और गार्लिक का? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, सही पकड़े हैं आप लोग। ओनियन का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा। और जो गार्लिक है उसका नाम होता है एलियम सेटाइवम,
एलियम सेटाइवम। तो बल्ब के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑनियन और गार्लिक। देखिए सर, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें राइजोम के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बल्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो डिटेल में हम इस पोर्शन को मॉर्फोलॉजी में समझेंगे। अभी आपको एक आइडिया देते हुए चल रहे हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जो एग्जाम्पल है वो है क्या? बल्ब, और बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट देखते हैं सब एरियल स्टेम। और सब एरियल स्टेम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रनर। तो इसमें क्या होता है? आइडिया लेते चलिए। मॉर्फोलॉजी में बहुत इत्मीनान से बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आइडिया लेते चलिए और समझते भी चलिए। जैसे ये एक सॉइल है ना, ये ज़मीन है, और ये ज़मीन के जो नीचे का पार्ट है ये है रूट, और जो ये ऊपर का पार्ट है ये है भाई स्टेम एंड लीफ, जो भी। अब क्या होता है कि स्टेम की कुछ ब्रांचेस ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टली रन करने लगती हैं, और इनमें नोड्स पाए जाते हैं। जो ये सोलन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं नोड, और बिटवीन टू नोड हमारा होता है इंटर नोड। सही है ना? तो ये जो कुछ ब्रांच थी वो सॉइल के हॉरिजॉन्टली मूव करने लगी, और उसमें बहुत सारे सोलन स्ट्रक्चर पाए गए जिसको हमने बोला नोड। अब जो भी नोड सॉइल से टच हो जाएगा वहाँ से फिर से एक नए प्लांट का एराइजेशन होगा। अगेन ये देखिए, यहाँ से फिर से एक नए प्लांट का एराइजेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं रनर। ऐसा लगता है कि जो स्टेम है वो ज़मीन के ऊपर चल रही है और चलते चलते एक नए प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, इसको हम बोलते हैं रनर। और रनर का एग्जाम्पल है, याद करने की ट्रिक है HOD। एग्जाम्पल है हाइड्रोकोटाइल ऑक्जेलिस एंड दूबग्रास। दूबग्रास का दूसरा नाम है साइनोडॉन। दूबग्रास को हम साइनोडॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रनर हमारा खत्म हुआ, यानी कि जो स्टेम है उससे क्या होगी, उससे जो ब्रांच होगी वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, जिसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड होंगे। जो भी नोड सॉइल से टच करेगा वहाँ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट रनर। और एग्जाम्पल है हाइड्रोकोटाइल ऑक्जेलिस एंड डूबग्रास, जिसको हम साइनोडॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रनर के बाद में सकर की बात होती। सकर यहां पे भी ये देखिए सॉइल है, और सॉइल से ये स्टेम है। स्टेम के जो अंडरग्राउंड स्टेम है वहां से एक स्टेम की ब्रांच निकली, और एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से एक ब्रांच निकली, और फिर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम की जो ब्रांचेस हैं उनमें से हर एक नोड से, उसके हर एक नोड से एक स्टेम का एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम बोलते हैं सकर। सकर इसलिए लगता है इसको खा रहा है, ज़मीन को खा रहा है नीचे से निकल निकल के, तो इसको हम बोलते हैं सकर। और एग्जाम्पल होता है रोज, मिंट, क्राइसेंथेमम। रोज, मिंट, क्राइसेंथेमम। तो सब एरियल में हमारा ये सकर भी पूरा हुआ।
एग्जाम्पल है रोज, मिंट एंड क्राइसेंथेमम। एग्जाम्पल पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि मार्फोलॉजी में जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तो ये आपको समझ में तो आ ही जाएगा प्रोसेस क्या है, लेकिन यहाँ पे मेन इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इन एग्जाम्पल को आप याद करते चलें और थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लगता चले कि ये होता ही क्या है आखिरकार। सकर के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, और अगला है स्टोलन। यहां पे भी ऐसा ही है, जैसे ये क्या है, ये सॉइल है और इस सॉइल से अंडरग्राउंड से एक स्टेम की ब्रांच निकली, ज़मीन के बाहर गई और इस नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में फिर से यहाँ पे अंडरग्राउंड से एक ब्रांच निकली, बाहर गई और फिर एक नए नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिगजैग मैनर में ये जो ब्रांचेस हैं ये ज़मीन के बाहर जा रही हैं, उसके बाद डाउन हो रही हैं और एक नए नोड से किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टोलन। और इसका एग्जाम्पल है बहुत ही जूसी स्ट्रॉबेरी। पानी आ गया आप लोगों के मुंह में? हाँ जी, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आगे सबएरियल स्टेम का एक और जो है ऑफसेट। ऑफसेट यहां पे ये वाटर है, ये वाटर है और वाटर में जो स्टेम होती है इन प्लांट्स में ये सोलन स्टेम होती है। क्यों सोलन होती है? क्योंकि इसमें एरेनकाइमा होते हैं। एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वरना मैं पढ़ा दूंगा आपको। जो एनाटॉमी में यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो होता है एरेनकाइमा, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्वेलअप हो जाती है। क्यों स्वेलअप हो जाती है? क्योंकि ये तैर सके, ठीक है ना, फ्लोट कर सके। तो जैसे ये स्टेम है और इस स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी स्वेलन होती हैं और हर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। हर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो यहाँ पे जो वाटर में रहने वाले प्लांट हैं उनका एग्जाम्पल होगा, तो क्या क्या होगा? पिस्टिया और हमारा अपना वाटर हायासिंथ, जिसको हम बोलते हैं इकॉर्निया, या इसको हम बोल सकते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो इसके पीछे कहानी है, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? तो ये जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है और हम लोग बाहर गए, हम में से कोई बाहर गया और उसने सोचा कि यार इतना अच्छा, इतना खूबसूरत फूल आते हैं इसमें, इतना अच्छा प्लांट है, तो क्यों ना इसको हम अपने पास ले आएँ, अपने देश में ले आए। और ले आने के बाद में हमने इसको क्या किया? हमने इसको कल्टीवेट किया, तालाबों में, अपनी झीलों में इसको हमने कल्टीवेट किया। दिक्कत क्या हुई वहाँ पे कि ये जो प्लांट है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और कोई भी चीज़ जब ग्रो करेगी तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जिस झील में ये ग्रो कर रहा था उस झील की सारी ऑक्सीजन इसने खींच ली और जब सारी ऑक्सीजन इसने खींच ली तो वहाँ पे जो और जीव जंतु थे उनके लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची। धीरे धीरे वो मरने लगे। फिर सोचा कि लाओ इसको हटा दें, और जब हम जितना इसको हटाते थे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो हम इसको सही से हटा भी नहीं सकते थे। जैसे आजकल हालात कोरोना वायरस के हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको हम बोलते हैं वाटर हायासिंथ, इकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है ऑफसेट का। एग्जाम्पल ज़रूर याद करिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम के बाद में एरियल स्टेम। और आप जानते हैं एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है कि अगर जो ऊपर की स्टेम है, ज़मीन से ऊपर की स्टेम है, उन्होंने मॉडिफाइड करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया, तो उसको हम बोलते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और इसका एग्जांपल आप ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं, फिल्लोक्लेड, क्लेडोड, तो वो हम मॉर्फोलॉजी में सही से डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है ओपुंशिया। अभी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, मॉर्फोलॉजी में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है ओपुंशिया। तो ये थे स्टेम मॉडिफिकेशन।
रूट। जैसे ये एक रूट है और इस रूट से यहाँ से बड एराइज हो गई और इस बड ने एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया, इसको हम बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल हो सकता है डलबर्जिया सीसो, जिसको हम बोलते हैं सीसम वुड, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। इसका बॉटनिकल नाम बताओ जल्दी से बच्चों, स्वीट पोटैटो का। यस, एपोमिया बटाटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से रूट से एक बड एराइज हुई और उस बड ने एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। एग्जाम्पल है डलवर्जिया सीसो या शीशम वुड और स्वीट पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं एपोमिया बटाटा। तो देखिए सर, जैसे ये एक प्लांट है और उसमें ये पत्तियां हैं और इस प्लांट से कोई भी एक पत्ती फॉल ऑफ हो गई, नीचे गिर गई और उसमें से बड का फॉर्मेशन हो गया और इस बड ने एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे कोई एक पत्ती है वो नीचे गिरी और उससे कुछ बड का फॉर्मेशन हुआ और उस बड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो लीफ है ये आने वाले नए प्लांट के लिए एज अ बेस काम करेगी, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। एग्जाम्पल क्या क्या होता है इसका? एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया। एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिल्लम एंड बिग्नोनिया। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं, बल्बिल। व्हाट इज बल्बिल? तो ये फ्लोरल बड होती है, ये फ्लोरल बड होती है और ये बड एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, इसको हम बोलते हैं बल्बिल। और एग्जाम्पल है एगेव, एग्जाम्पल है अगेव। तो यहाँ से हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हमने क्या क्या टाइप पढ़े हैं कि भैया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है और रूट से भी हो सकता है। स्टेम में हमने पढ़ा अंडरग्राउंड स्टेम, सबेरियल स्टेम, एरियल स्टेम। उसमें हमने पढ़ा ट्यूबर, कॉर्म्स, राइजोम्स और बल्ब, रनर, सकर, ऑफसेट। उसके बाद में हमने रूट से पढ़ा, तो रूट का एग्जाम्पल था डलबर्जिया सीसो और क्या था, एपोमिया बटाटा। फिर हमने लीफ से पढ़ा और एग्जाम्पल था ब्रायोफिल्लम एंड बिग्नोनिया। और बल्बिल जिसका एग्जाम्पल था अगेव। तो इसी तरीके से हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ख़त्म हुआ। तो इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने जाना कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट नेचुरली एराइज हो रहा है। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? लीफ, स्टेम, रूट्स। स्टेम में जैसे 3 तरह की स्टेम थी, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। और उसमें हमने बहुत सारे टाइप पढ़े, ट्यूबर पढ़ा, ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन वगैरह वगैरह। फिर हमने लीफ पढ़ा, लीफ में हमने एग्जाम्पल देखा ब्रायोफिल्लम एंड बिग्नोनिया। रूट में हमने एग्जाम्पल देखा डलवर्जिया सीसो और एपोमिया बटाटा। फिर हमने बल्बिल देखा, बल्बिल जो है एक फ्लोरल बड थी और उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था और एग्जाम्पल था अगेव। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।